नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कृषि यानी कि एग्रीकल्चर की। हम इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसका हमारी दुनिया पर क्या असर है। और हाँ, ये सब कुछ हम इस तरह से समझेंगे कि एग्जाम की तैयारी में भी मदद मिले। तो आज हम इन 5 जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। एक कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की जगह को समझेंगे, एग्रीकल्चर को एक सिस्टम की तरह देखेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स को जानेंगे और आखिर में दुनिया की जो मेजर फसलें हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। अपनी बात शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से। इससे क्या होगा ना कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स जैसे जो बड़े बड़े विषय हैं उनकी बुनियाद समझने में आसानी होगी। तो होता यूं है कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे होते हैं और वहां उन्हें एक किसान खेत में काम करते हुए दिखता है। किसान उन्हें बताता है कि वो गेहूं की फसल लगाने वाला है और इसके लिए उसने मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए अभी अभी खाद डाली है। किसान ने बच्चों को आगे समझाया कि देखो, ये गेहूं जब तैयार हो जाएगा तो मंडी में बिकेगा, वहां से इसे ले जाकर आटा बनाया जाएगा और फिर किसी फैक्ट्री में इसी आटे से डबल रोटी और बिस्किट बनेंगे। तो एक पौधे से फाइनल प्रोडक्ट तक का ये जो सफर है ना, यही हमें सीधे इकोनॉमी की अलग अलग एक्टिविटीज तक ले जाता है। अच्छा, तो गेहूं से डबल रोटी बनने का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दिखाता है। तो आइए अब समझते हैं कि इकोनॉमी के ये 3 सेक्टर कौन से हैं और एग्रीकल्चर इनमें से कहां फिट बैठता है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मोटे तौर पर 3 तरह से बांट सकते हैं। पहला, प्राइमरी एक्टिविटीज, जहां हम सीधे कुदरती संसाधनों मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खेती करना। दूसरा, सेकेंडरी एक्टिविटीज, जहां इन रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग होती है, जैसे गेहूं से आटा या डबल रोटी बनाना। और तीसरा है टर्शरी एक्टिविटीज, जो इन दोनों सेक्टर्स को अपनी सर्विस देती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग। ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से किसी देश का पूरा इकोनॉमिक ढांचा समझ में आता है। तो अब जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज को समझ चुके हैं तो चलिए कृषि की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो कृषि क्या है? ये मिट्टी की जुताई करने, फसलें उगाने और पशुपालन का विज्ञान भी है और कला भी। और जैसा हमने अभी अभी देखा, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। एक मजेदार बात बताऊं, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, एगर जिसका मतलब है मिट्टी और कल्चर जिसका मतलब है खेती करना। एग्रीकल्चर कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया की लगभग आधी आबादी मतलब 50% लोग सीधे सीधे खेती से जुड़े कामों में लगे हैं। और अगर भारत की बात करें तो ये आंकड़ा तो और भी बड़ा है, जहां आज भी 2/3 आबादी की रोजमर्रा की जिंदगी खेती पर ही निर्भर है। एग्जाम के लिहाज से ये आंकड़े याद रखना बहुत जरूरी है। दुनिया का ये नक्शा साफ साफ दिखा रहा है कि खेती बाड़ी हर जगह नहीं हो सकती। ये सिर्फ उन्हीं इलाकों में होती है जहां खेती के लिए अच्छी कंडीशंस हों, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी और सही मौसम। और हाँ, जिस जमीन पर फसलें उगाई जाती हैं उसे हम कृषिगत भूमि या एरेबल लैंड कहते हैं। चलिए अब एग्रीकल्चर को एक सिस्टम की तरह समझते हैं। किसी भी सिस्टम की तरह इसमें भी कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं और फिर कुछ आउटपुट्स निकलते हैं। इस एग्रीकल्चरल सिस्टम के इनपुट्स यानी जो चीजें इसमें लगती हैं, उन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है फिजिकल इनपुट्स, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे धूप, बारिश, तापमान और मिट्टी। और दूसरे हैं ह्यूमन इनपुट्स, जो इंसान लगाता है, जैसे कि बीज, मशीनें, मजदूरी और कीटनाशक। इनपुट्स के बाद बारी आती है प्रोसेस की। इसमें वो सारे काम शामिल हैं जो खेती के दौरान किए जाते हैं, जैसे कि जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई यानी फालतू घास फूस को हटाना और आखिर में कटाई। और इन सारे प्रोसेस के बाद हमें जो मिलता है वो है आउटपुट। इसमें फसलें तो हैं ही, साथ में ऊन, दूध, दही और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसी चीजें भी शामिल हैं। इस पूरे सिस्टम को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि पैदावार बढ़ाने के लिए कहां और कैसे सुधार किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्रीकल्चर के मेन टाइप्स कौन कौन से हैं। देखिए, खेती किस तरह की होगी ये वहां के भूगोल, पैदावार की मांग, मजदूरों और टेक्नोलॉजी जैसी कई बातों पर निर्भर करता है। खेती को हम मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है निर्वाह कृषि और दूसरी है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि वो होती है जो किसान अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए करता है। इसमें ज्यादातर पुरानी तकनीक और घर के लोग ही काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल फार्मिंग का मकसद ही बाजार में फसल बेचकर पैसा कमाना होता है। इसके लिए खूब सारा पैसा और मॉडर्न मशीनें लगती हैं। अब निर्वाह कृषि के भी 2 टाइप हैं। पहला है गहन निर्वाह कृषि,
इसमें किसान एक छोटे से खेत पर सिंपल औजारों से बहुत मेहनत करके खेती करता है। ये तरीका ज्यादातर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के घनी आबादी वाले मानसूनी इलाकों में देखने को मिलता है। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि, जिसमें आती है स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत काम की है। जो स्थानांतरित कृषि है ना, उसके दुनिया भर में अलग अलग नाम हैं और ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूमिंग कहते हैं, मेक्सिको में यही मिल्पा बन जाती है, ब्राजील में रोका और मलेशिया में लदांग। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग के टाइप्स की। इसमें एक तो है कमर्शियल अनाज की खेती, जहां गेहूं और मक्का जैसी फसलें सिर्फ बेचने के लिए उगाई जाती हैं। फिर आती है मिश्रित कृषि, मतलब मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। और तीसरा है रोपड़ कृषि, जिसमें चाय, कॉफी या रबर जैसी कोई एक ही फसल बहुत बड़े एरिया में उगाई जाती है। चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम दुनिया की कुछ ऐसी जरूरी फसलों पर बात करेंगे जो हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। हम फसलों को उनके इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे कि खाद्य फसलें यानी खाने वाली फसलें जैसे गेहूं, चावल, मक्का। फिर हैं रेशेदार फसलें जिनसे फाइबर मिलता है, जैसे जूट और कपास। और फिर आती हैं पेय फसलें यानी बेवरेज क्रॉप्स, जैसे चाय और कॉफी। आइए जरा दुनिया की दो सबसे जरूरी खाद्य फसलों चावल और गेहूं की तुलना करते हैं। चावल को उगाने के लिए ज्यादा गर्मी और ज्यादा बारिश चाहिए और ये चिकनी जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। दूसरी तरफ गेहूं को मीडियम तापमान और बारिश चाहिए और ये दोमट मिट्टी में बढ़िया उगता है। मोटे अनाज, जिन्हें हम मिलेट्स भी कहते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। ये कम उपजाऊ जमीन और कम बारिश वाले इलाकों में भी आराम से उग सकते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं। यही वजह है कि ये फसलें उन इलाकों के लिए फूड सिक्योरिटी का एक बड़ा जरिया है जहां खेती करना मुश्किल होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक छोटे से बीज से लेकर एक पूरे ग्लोबल सिस्टम तक कृषि ही वो बुनियाद है जो ना सिर्फ हमारी दुनिया का पेट भरती है बल्कि हमारी इंडस्ट्रीज को भी चलाती है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए सोचिएगा जरूर कि ये जो हमारी दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, उसका पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर का फ्यूचर आखिर कैसा होगा? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।